नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शाम के 6 बजने को है और हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूक्रेन पर रूस के हमले की हर वो खबर जिसका असर दुनिया पर हो रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। ताजा खबर है कि रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे तो वो बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब पहुंच गई है। बीते कल रूस ने पूरे यूक्रेन में 200 से ज्यादा हमले किए, जिससे वहां के सभी इलाकों में दहशत फैली हुई है। लाखों लोग दिन रात सबवे, मेट्रो स्टेशन और अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने को मजबूर हैं और इस युद्ध की वजह से लोगों को जरूरी सामान की भी किल्लत हो गई है। उधर दुनिया के कई देशों में अमेरिका के रुख का विरोध भी हो रहा है। यूक्रेन की शिकायत है कि अमेरिका ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने धमकी दी है, रूस को यूक्रेन पर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया है कि पुतिन से बातचीत की उनकी कोई योजना नहीं है। बताया यह भी जा रहा है कि इस जंग में अब तक करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन और रूस दोनों तरफ से अपने अपने दावे हो रहे हैं। यूक्रेन भी लगातार कह रहा है कि उसने रूस के टैंक और फाइटर जेट तबाह किए हैं। वहीं रूस भी कह रहा है कि उसने यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अलग अलग देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन फिलहाल रूस अपने कदम रोकता नहीं दिख रहा है। बीते कल पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर बातचीत की और पुतिन से कहा कि नाटो और रूस को यह मसला गंभीरता से बातचीत करके सुलझाना चाहिए। पीएम ने यूक्रेन में मौजूद भारतीय और खासकर छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी सरकार की प्राथमिकता है। ये जो मेरे तरफ आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि यूक्रेन के हालात क्या हैं, किस तरह से चाहे वहां पर मौजूद स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब के सब परेशान है। पूरे के पूरे यूक्रेन में एक बड़ा हिस्सा वो है जहां पर सिर्फ और सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ रही है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारतीय छात्रों का पहला बैच यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हो गया है। यूक्रेन के शहर लीव और चेर्निवट्सी में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कैंप ऑफिस शुरू किया है और इस बीच भारत सरकार ने पोलैंड बॉर्डर की तरफ जा रहे छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वो किसी दूसरे बॉर्डर की तरफ न जाएं और यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के शेहिनी मेडिका बॉर्डर पर उन्हें जाने की सलाह दी गई है। बीच में इस तरह की जानकारी आ रही थी कि अगर डायरेक्ट यूक्रेन से छात्रों को लाने में दिक्कत होती है तो यूक्रेन के जो पड़ोसी देश है उनके जरिए वापसी होगी भारतीय स्टूडेंट की। और इसी लिहाज से जो एडवाइजरी है वो जारी हुई है और बहुत महत्वपूर्ण ये एडवाइजरी है, जिसके मुताबिक भारतीय छात्रों का जो पहला बैच है वो यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हो गया है। यूक्रेन के शहर लीव और चेर्निवट्सी में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कैंप ऑफिस शुरू किया और इसी बीच भारत सरकार ने पोलैंड सरकार जो बॉर्डर एरिया है पोलैंड का, उसकी तरफ जा रहे छात्रों के लिए ये गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें छात्रों को ये सुझाव दिया गया है, ये कहा गया है कि वो किसी दूसरे बॉर्डर की तरफ ना जाएं और यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर जो है वहां के शेहनी मेडिका बॉर्डर वहां पर वो जाएं ताकि हम वहां से उनको आगे के लिए ट्रैक कर पाएं। तो ये वो बच्चों की, वो स्टूडेंट्स की तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर उन्हें हिदायत दी जा रही है कि वो किस तरह से जो पोलैंड का बॉर्डर है वहां की ओर बढ़ें, अगर बढ़ना चाहते हैं, एक सेफ पैसेज चाहते हैं। लेकिन इस बीच चिंता की बात यह है कि लगातार वहां पर गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है। ऐसे में वहां पर बच्चे किस तरह कितनी दूरी कर पाते हैं तय, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। इन मेहमानों का मैं परिचय आपको करवा दूं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स के हालात वहां पर क्या है ये समझना और देखना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं कर्नल तेज टिक्कू, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल AJB जैनी, डिफेंस एक्सपर्ट है। और कुछ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, फिरोज खान और अदनान यूक्रेन से, ओडेसा से लाइव जुड़ रहे हैं। और यशवंत आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही उन तकलीफों को समझने के लिए सबसे पहले यशवंत आचार्य, मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात को रखें। Ma'am, currently we are living towards Poland's border. We are packing our luggage, ma'am. As you can see, we are here in Lviv. Everything is safe in Lviv right now. And ma'am, these are my roommates and my friend.
यशवंत, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को दिखाते रहिए और बताइए जरा, अगर आप मुमकिन है कि विंडो से आप तस्वीरें हमें दिखा पाएं, तो किस तरह की स्थिति है लीव में, खास तौर पर जहां पर आप रह रहे हैं, और बीती रात आपकी कैसी बीती है, जरा इस बारे में अगर आप बताएं कुछ। मैम, लवीव में अभी लवीव सेफेस्ट कंट्री है यूक्रेन की, एज पर द इंफॉर्मेशन टू ऑफ आवर इंडियन एम्बेसी। मैम, अभी फिर भी यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं टुवर्ड्स पोलैंड बॉर्डर। मैम, एज यू कैन सी, दीज आर इंडियन स्टूडेंट हु आर वेटिंग फॉर देयर कैब्स। एंड मैम, अभी हम भी अब अपना लगेज कैरी कर रहे हैं, और हम भी यही होप रखते हैं कि हमें इवैक्यूएट करा जाएगा। आप बता रहे हैं कि आप लवीव में हैं, आपके साथ कितने और लोग हैं, आपके साथी कितने हैं, वो कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज अचानक से ऐसे हालात बन गए हों, ऐसा नहीं है, क्या क्या दिक्कतें आपने महसूस की, बताइए। मैम, अभी हम अराउंड 100 के आसपास स्टूडेंट होंगे, इंडियन स्टूडेंट, और हम सभी अभी अब परेशान हैं 2-3 दिन से कंटिन्यू। और यहाँ पे हमें ग्रोसरीज और पानी की भी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, फिर भी मैनेज हो रहा है। हमें हेल्प करने वाले भी हैं यहाँ पे काफी लोग, जैसे यशवंत, जैसा आप बता रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आप हमें दिखा पा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए हम समझ पा रहे हैं कि एक भी इंसान नहीं दिख रहा है, ना गाड़ियां दिख रही हैं। ये जो इलाका है कैसे इन हाल फिलहाल के दिनों में वीरान है, उसके बारे में बताइए कुछ। यस मैम, ये यूजुअली इतना वीरान रहता नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ के लोग रहते हैं और काफी हैपनिंग माहौल होता है, लेकिन आज बिल्कुल ही 2-3 दिन से ऐसा ही वीरान सा लग रहा है। तो सुबह जब एयर स्ट्राइक की बात हुई, सुबह हमें शायद 6:30 हो रखे थे उस टाइम पे। हमारे सीनियर्स आए थे रूम में कि एयर स्ट्राइक होने वाला है सुबह के टाइम पे। तो हम उस टाइम पे एक्चुअली बंकर्स में चले गए थे हम लोग। तो अलग अलग में चले गए थे, डिफरेंट हॉस्टल का अलग अलग लोकेशन थी, तो हम सारे वहीं पे अपनी लोकेशन पे चले गए थे। फिर उसको सुबह के टाइम पे कुछ हुआ नहीं एक्चुअली, वो सिर्फ जस्ट एक रूमर्स कह सकते हो, या फिर मतलब वैसे सायरन बजा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था एक्चुअली। अभी सेफ है, लेकिन बात का अभी कुछ कह नहीं सकते ना, एग्जैक्टली 100% श्योरिटी नहीं किस चीज की। अच्छा, ये जो लवीव का, यशवंत, ये जो लवीव का आप इलाका दिखा रहे हैं, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिख रही है हमें, जरा ये बताइए कि ये जो इलाका है, आप ही की तरह यहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर रिहाइश भी है, कैसा इलाका है ये? ये हमारी मेडिसिन यूनिवर्सिटी का एरिया है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये भी हॉस्टल है और ये भी हॉस्टल है। ये हॉस्टल 2 जो इंडियंस का है प्रॉपर्ली, और ये हॉस्टल 7, यहाँ पे रहते हैं मोस्टली पॉलिश एंड यूक्रेनियन स्टूडेंट्स। और ये यहाँ पे रिहायशी पीपल यहाँ पीछे रहते हैं, जो आपको हॉस्टल के पीछे दिखेंगे। यहाँ की सिमेट्री है, ये ग्रेवयार्ड है यहाँ का पीछे जी। तो अब आप जहाँ पर हैं, आप जिस लवीव की बिल्डिंग में मौजूद हैं, उस बिल्डिंग में जिस इमारत में आप हैं, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? क्या सभी स्टूडेंट हैं या फिर कोई और भी लोग हैं? मैं अभी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ इंडिया से नहीं है, यहाँ पे अदर कंट्रीज के भी हैं, लाइक साउथ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट के भी है। तो सभी यहाँ पे अनसेफ ही हैं। तो सभी लोग डरे हुए हैं या फिर कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा? मैं यशवंत आपको रोक रही हूँ, मैं एक बार रोक रही हूँ, ये तस्वीरें इंपॉर्टेंट आ रही हैं, जरा बता दूं। दरअसल यूक्रेन में छात्रों के लिए जो एडवाइजरी जारी हुई थी, उस बीच जो पहला बैच रोमानिया पहुंचा है, उसकी तस्वीरें दिखा रही हूं। ये बस में सवार बच्चे और हाथ में तिरंगा लेकर, एक चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान, ये साफ बताती हुई कि किस तरह बीते दिन बहुत ही तनावपूर्ण बीते, लेकिन अब वो वक्त थमता हुआ सा नजर आ रहा है, और खुशी की, उम्मीद की जो किरण, जिसकी उम्मीद उन्हें थी भारत सरकार से, वो नजर आ रही है। और ये आपको बता दें, जानकारी जो ये आ रही है वो ये कि रोमानिया बॉर्डर जो है, वहां के पहले बैच के रवाना होने के बाद इंडियन स्टूडेंट जो बोर्ड हुए हैं, उनकी पहली तस्वीर। और देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है, और इतना आसान नहीं है यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाना। बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर जाते हैं, और ये न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव पहली तस्वीर, इंडियन स्टूडेंट ऑन बोर्ड, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और उसके साथ ही तिरंगे के साथ उन स्टूडेंट्स ने फोटो खिंचवाई है, ताकि ये बताया जाए कि वो जो इंतजार कर रहे थे इतने वक्त से, वो आखिरकार लम्हा आ गया है। यशवंत, आपको क्या उम्मीद है कि कब तक आप यहां से बाहर निकल पाएंगे? मैम, अभी तो फिलहाल हम पोलैंड बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारी इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट हमें जल्दी इवैक्यूएट करेगी। अच्छा, पोलैंड बॉर्डर के बाद फिर आगे क्या आपको गाइडलाइन दी गई है? अभी ऑफिशियल गाइडलाइन कुछ नहीं है। यूक्रेन को सैन्य मदद देगा स्वीडन, इस तरह की जानकारी आ रही है। यूक्रेन को तकनीकी मदद का भी ऐलान किया गया है। स्वीडन की तरफ से मदद के लिए आगे आया है स्वीडन वो देश जो अब यूक्रेन की मदद के लिए तैयार है। न सिर्फ मदद,
बल्कि सैन्य मदद करने के लिए तैयार है, तकनीकी मदद करने के लिए तैयार है। स्वीडन आ गया है यूक्रेन की मदद के लिए, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह रूस आगाह कर रहा है यूक्रेन को, क्या लगता है कि किस तरह की स्थितियां आने वाले दिनों में बदलेगी, बहुत कहना मुश्किल है। और ये साथ ही तस्वीरें देखिए, एक धमाका और कैसे एक महिला अपने बच्चे को वहां से दौड़ाती हुई ले जाती है ऐसी जगह पर जहां पर इस धमाके की आवाज ना हो। बच्चा रोड पर खेल रहा था, लेकिन अचानक से धमाके की आवाज आ रही थी और उसके बाद वो महिला अपने बच्चे को वहां से ले गई। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहती हूँ। इस वक्त कर्नल तेज टिक्कू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तेज टिक्कू जी, क्या हाल नजर आ रहा है आपको? देखिए सर, आप फ्रीज हो गए हैं शायद। मेजर जनरल एजीबी जैनी जी का रुख कर लेती हूँ। जैनी जी, यही सवाल मेरा आपसे। बोलो प्रीति। जैनी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। हाँ बोलो, सवाल पूछिए। क्या स्थितियां लग रही हैं आपको इस वक्त यूक्रेन की? देखिए, स्थिति बड़ी दुखदाई है कि जब इस किस्म से गोलीबारी, हमला, मिसाइल अटैक, बॉम्ब, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, तो बर्बादी बहुत होती है। अब इसमें अगर बर्बादी फौजियों की हो तो ठीक है भाई, फौज अपने देश के लिए लड़ रही है, उन्होंने अपने झंडे के लिए कसम खाई है। लेकिन जो सिविलियंस का नुकसान होता है, जो कोलैटरल डैमेज होता है, घर गिरते हैं, बच्चे मरते हैं, लेडीज मरती हैं, घर बर्बाद होते हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से टूट फूट हो रही है। इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक दशक लग जाते हैं दोबारा से लाइफ को नॉर्मल आने में। तो जब बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ वॉर, तो कॉस्ट ऑफ वॉर खाली बंदूका और एम्युनिशन या हवाई जहाज या गन के गोले नहीं होते हैं। जब ये जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, ये बहुत दुखदाई होता है। आप इमेजिन करिए अपनी को उस जगह पर जहाँ की बम गिरा हो, आदमी की छत गिर गई हो, 2 लोग उसके घर के मर गए हो, बच्चा मर गया हो, सड़क पे वो बिता रहे हैं बेचारे, बच्चा आप देख रहे हैं क्रॉल कर रहा है, ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है बॉम्बिंग करता हुआ। एक बहुत दुखदाई सिचुएशन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इतना कहने के बाद प्रीति, कि ये सिचुएशन बचाई जा सकती थी, क्योंकि पुतिन ने साफ बोल दिया था कि भाई हम इसको नेटो में नहीं जाने देंगे यूक्रेन को, और अगर आप लोग जिद करेंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने पहले स्टेप में क्या किया, जो डोमेंस का एरिया था उसको डोमेंस पब्लिक पीपल रिपब्लिक बना दिया। जो लोहांस्क का एरिया था, जो पूर्वी यूक्रेन, उसको उन्होंने लोहांस्क पीपल रिपब्लिक बना दिया। ये नेटो वालों के लिए सिग्नल होना चाहिए था, एक दिशा मार्गदर्शन होना चाहिए था, घंटी होनी चाहिए थी कि ये पुतिन नहीं रुकेगा वहां पर, क्योंकि नहीं चाहता कि वो ये देश जो है वो नेटो का हिस्सा बने। लेकिन नहीं माने, फिर उसने बोला आप सरेंडर कर जाओ, नहीं किया इन लोगों ने सरेंडर। अभी आप स्टूडेंट्स की बात कर रही थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारी चूक हुई है, हमारी मिनिस्ट्री की, हमारी एम्बेसी की चूक हुई है। आप देखिए 15 तारीख से ये हो रहा था, लड़ाई कल लगेगी, सेंसेक्स 1700 पॉइंट नीचे आ गया, कल 10 बजे लगेगी, फिर बोला जी 19 तारीख को तो पक्का लगेगी, फिर कल रात को तो होएगा ही, और वो हो भी गया। तो जब 15 तारीख से आगाह हो रहा था लड़ाई का, तो 15 से लेकर 24 तारीख तक, 23 तारीख तक स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पोलैंड या हंगरी लाया गया? उनको बोला अब आप जो है ऑफलाइन स्टडी कर लो। अरे भैया, ऑफलाइन स्टडी ज्यादा जरूरी है या जान ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, जान है तो जहान है। इनको लाना चाहिए था। जैसे ही वॉर क्लाउड्स बिल्ट अप, जैसे ही लड़ाई के जो बादल आने लगे थे, इन स्टूडेंट्स को सबको एक। सर, मैं आपको रोक रही हूँ, मेरे साथ वहीं से 2 स्टूडेंट मौजूद हैं, इस वक्त मुझे जानकारी मिल रही है, वो दिख भी रहे हैं, फिरोज खान और अदनान, यूक्रेन के ओडेसा से। आप दोनों से मेरा सवाल है, एक एक करके फिरोज और अदनान आप जवाब दीजिएगा। पहले फिरोज आप बोलिए कि इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं, क्या तस्वीरें वहां से बताना चाहते हैं हमें? मैम, इस वक्त मैं यूक्रेन के ओडेसा सिटी में मौजूद हूँ मैम, जो नियर मोल्डोवा बॉर्डर और नियर ब्लैक सी है। मैम, यहाँ पे हालात जो है वो मतलब अब नॉर्मल हैं। अभी कुछ मॉर्निंग से तो अब तक कुछ हुआ नहीं, बट मैम अभी जो राहत की खबर हमें मिली है अभी की, एक चर्नोविस्की का जो एक टीम है वो रोमानिया बॉर्डर की तरफ चली है। तो मैम अभी कुछ देर पहले एम्बेसी से हमें ये भी मैसेज आया कि भाई आपके लिए इंतजाम किया जा रहा है और हम जल्दी ही हमारी टीम पहुंचेगी रोमानिया और हंगरी, जितने भी बॉर्डर कंट्री हैं। तो मैम उससे हमें थोड़ा सा राहत मिली है मैम, लेकिन एक परेशानी ये आके बीच में आ गई है मैम कि हम यहाँ से बॉर्डर तक पहुंचेंगे कैसे मैम, और अगर यहाँ से बस वगैरह अरेंज होती हैं विथ इंडियन फ्लैग,
तो मैम हम वहाँ हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा वहां तक, तो बीच में कुछ हो ना हमें। मैम ये सारी चीजें, ये सारे सवाल जो है मेरे हैं गवर्नमेंट से। अदनान, आपको भी इसके अलावा कुछ कहना है? क्योंकि जो स्थितियां हैं, भारत सरकार कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कुछ जरूर गलतियां हो रही हैं जो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे वहां रहते हुए। मैम यहाँ पे सिचुएशन अब इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है दिन ब दिन। मैम जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, घंटे पे घंटे हम लोगों को काफी ज्यादा डर हो रहा है। रात में मैम सो भी नहीं पा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो सायरन की आवाज से उठ रहे हैं। ये अलार्म बजता है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कौन सा टेस्टिंग अलार्म है और कौन सा रियल अलार्म है। बंकर्स की लोकेशन के बारे में भी थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं एकदम। और एयर स्ट्राइक का भी मैम खतरा बना हुआ है कि मैम ओडेसा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है यूक्रेन की, जो कि बिल्कुल मैम ये ब्लैक सी के बे पे है। तो इस वजह से इस सिटी के बच्चों को भी मैम जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करने के लिए हमारी मैम भारत सरकार से यही गुजारिश है। और वो भी तब ऐसी स्थिति में मैं चाहती हूँ इस वक्त मैं कर्नल टिक्कू से जुड़ूं। कर्नल टिक्कू, एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही थी कल कि ब्लैक सी में रशिया ने अपने टैंक और तोपों की पूरी तैनाती की हुई है और ओडेसा से वो पूरी प्लानिंग करने के लिए तैयारी कर रहा है कि किस तरह से कीव को ट्रैक किया जाए, जो आज दिख रहा है। तो ओडेसा में जो बच्चे मौजूद हैं, जरा बताइए इस वक्त वहां क्या स्थितियां बन सकती हैं जिसकी संभावना है? देखिए, ओडेसा ब्लैक सी का एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट पोर्ट है और जहां पर पूरा निरंतर अभी रशिया का है। मुझे नहीं लगता है कि कोई चांस है इंडियन स्टूडेंट्स का वहां से ब्लैक सी से निकलने का। तो उनको हिंटरलैंड में जाना पड़ेगा ये, और उसके बाद पोलैंड, हंगरी या रोमानिया से क्रॉस करना पड़ेगा बॉर्डर, और उसके बाद वहां पर इंडिया कुछ बंदोबस्त कर सकता है इनको लेने का। लेकिन इन्होंने एक बहुत रेलेवेंट सवाल आपसे पूछा, बल्कि उसका कंसर्न भी एक्सप्रेस किया। वो ये है कि जहां पर ये ओडिशा में हैं या किसी और जगह पर है जहां से उनको बॉर्डर में जाना है, तो उनके पास जब कोई ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, कोई सुरक्षा का बंदोबस्त है नहीं, तो हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि लड़के पैदल जाएंगे क्या बॉर्डर तक? और अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, उनको बॉर्डर क्रॉस करने कौन देगा? क्योंकि आजकल की ये अनसर्टेनिटी इतनी जबरदस्त है कि बॉर्डर भी पोलैंड, हंगरी, रोमानिया सब ये बॉर्डर सील हो चुके होंगे। कौन आ रहा कौन जा रहा, जब तक उनका ऑथेंटिकेशन न हो, जब तक गवर्नमेंट उनको इजाजत ना दे, जब तक उनके पास डॉक्यूमेंट न हो, तो उनको कोई क्रॉस भी नहीं करने देगा। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और ये तो तभी ठीक हो सकती है अगर जंग में थोड़ा सा विराम लगे और गोलाबारी बंद हो, ट्रूप्स का मूवमेंट बंद हो, जो तो नहीं नजर आता है। तो मैं मानता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स की वहां पर स्थिति थोड़ी खराब है। मेजर जनरल एजेपी जैनी जी, जैसा कि सर कह रहे हैं, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहती हूँ। अभी जानकारी है कि स्वीडन मदद करने को तैयार है यूक्रेन की। इस बीच इंफॉर्मेशन ये भी कि रोमानिया बॉर्डर की तरफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। इस स्वीडन का मदद करना और रशिया के तेवर बिल्कुल तरेर कर खड़े रहना क्या स्थितियां बता रहा है? देखिए, इस समय जो भी यूक्रेन के समर्थन में आएगा वो रशिया से दुश्मनी मोले बिना नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी इस समय हेल्प करेगा, अगर ट्रूप से हेल्प करेगा या हथियारों से हेल्प करेगा, किसी भी तरीके से हेल्प करेगा यूक्रेन को, रशिया उसका जरूर अहमियत उसकी लेगा। और ये स्टूडेंट्स का जो पलायन है प्रीति, ये कोई एक आसान काम नहीं है। आप देखिए 16,000 14,000 भी अगर माने तो 14,000 लोग, 20,000 जो इंडियन पॉपुलेशन वहां पे जो हमारे डायस्पोरा है, उसमें से 14,000 से 16,000 स्टूडेंट, अगर एक हवाई जहाज में 300 लोग भी आते हैं, 250 भी आते हैं, या भर के आप 400 भी लाते हैं, तो आप देखिए कि 1,000 में 2 तो 20,000 में हमें कम से कम नहीं तो 80 हवाई जहाज चाहिए। सर, मैं आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। यूरोपियन काउंसिल की बैठक से संबंधित जानकारी ये मिल रही है इस बारे में कि इस बैठक में रूस की सदस्यता रद्द करने पर महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, यानी कि मतदान होगा। रूस को आतंकी देश भी बोला गया है। बड़ी खबर, थोड़ी देर में यूरोपियन काउंसिल की बैठक होगी और इस बैठक में रूस की सदस्यता रद्द करने के लिए मतदान होगा। रूस को आतंकी देश भी बोला गया है, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट रशियन के रुख पर होगा, रूस के रुख पर होगा, यह महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यूरोपियन काउंसिल की बैठक होने वाली है और रूस का इस पर कितना इम्पैक्ट होगा, अगर ऐसा होता है तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थिति में जब यूक्रेन सशर्त कह रहा है कि पहले हथियार यूक्रेन डाले, उसके बाद बातचीत होगी। ऐसे में मेरा जैनी जी आपसे ही सवाल,
यूरोपियन काउंसिल की बैठक में अगर सदस्यता रद्द करने पर मतदान होता है तो क्या स्थितियां बन सकती है, और वो भी तब जब रूस को आतंकी देश कहा जा रहा है। यूरोपियन काउंसिल कुछ भी कर ले, रशिया के बाल भी नहीं टेढ़े होंगे, क्योंकि पूरा यूरोप के तेल और गैस और एनर्जी सप्लाई पे मुनस्सर है। अगर उसने गैस सप्लाई इनकी बंद कर दी, इनका बाजा बच जाएगा, इनकी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, इनके टैंक्स खड़े हो जाएंगे, इनके चूल्हे नहीं जलेंगे। सब पूरा का पूरा यूरोप, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, फ्रांस, राइट अप टू यूके, स्पेन, स्वीडन, इटली, ग्रीस, सारे के सारे डिपेंडेंट हैं रशियन गैस और ऑयल के ऊपर। ये भी एक संभावना के तौर पर ही देखा जा रहा है जैनी जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी जी ये भी हो जाता है कि वो अमेरिका जो लगातार बैक कर रहा था यूक्रेन को कि तुम खड़े हो, हम तुम्हारे पीछे हैं, और फिर बाद में हथियार डाल दिया जाता है। नाटो कहता है कि सदस्य देश यूक्रेन है ही नहीं, हम करें तो करें क्या। सबसे पहले जो आपने ये सवाल पूछा है, इसमें यूरोपियन यूनियन की सदस्यता रद्द करना और सैंक्शन लगाना, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं। इसका इस जंग के ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जंग तो 1-2 दिन में खत्म होने वाला है। यूक्रेन को सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि रशिया बहुत ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी से आया है, और जो होगा बाद में इन सैंक्शन की वजह उसका इस जंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये तो बिल्कुल गलती थी ज़ेलेंस्की की कि उन्होंने नाटो के ऊपर भरोसा किया, और वो भरोसा करने से उन्होंने बार बार रशिया को प्रोवोक कर दिया ये एक्शन लेने के लिए। तो मैं मानता हूं कि ज़ेलेंस्की को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि जो भी अभी आप स्वीडन की बात कर रहे थे कि स्वीडन ने उनको बोला हम मदद के लिए भेजेंगे। मैं तो बिल्कुल हैरान हूं इस बात से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो स्वीडन बिल्कुल न्यूट्रल रहा, और इस वॉर में वो पहले ही इस वॉर में घुसे जा रहा है, तो उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वो किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। वो अंदर कोई सामान तो भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि रशिया भेजने नहीं देगा। उनका एयर सुपीरियरिटी है, वो एयर स्पेस को बंद किए हुए हैं, बॉर्डर पर वो आ जाएंगे, वो बॉर्डर भी नहीं क्रॉस करने देंगे। अदनान और फिरोज का रुख कर रही हूँ इस बार। फिरोज, आप लोग खुद बता रहे हैं कि दिक्कतें हैं कि हम वहां पर पहुंचे कैसे, जैसे बॉर्डर एरिया पर जाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में आप लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, तो कुछ नतीजा निकल रहा है या फिर स्थितियां वैसी हैं जैसा कि पहले थी 2 दिन पहले? मैम नतीजे का क्या बताया मैम, यहाँ पे एडवाइजरी में उन्होंने कहा है एम्बेसी ने कि आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करिए। मैम हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है कोई प्रॉपर, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो चले गए। हमारी यूनिवर्सिटी जो है 2-3 साल पहले जो है कुछ रेक्टर इशू की वजह से यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहे थे, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ कोई हमारा मतलब देखने वाला नहीं है जो यहाँ हमको लीड कर सके। तो मैम एम्बेसी जो है कुछ इंतजाम यहाँ से कराया ताकि हम सेफ पैसेज से वहां तक पहुंच सकें। और मैम एक सवाल मेरा ये भी है कि मैम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुतिन से जो बात किए हैं, एक सिक्योरिटी क्लैरिटी जो है हमको वो मिल जाए कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा 600 या 700 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है बाय लैंड। तो मैम उस बीच यहाँ बॉम्बिंग वगैरह जो भी हो रही है रिस्पेक्टेड सिटीज में, तो मैम कुछ हो ना, हमें क्लैरिटी मिल जाए। बच्चों की ऐसी स्थिति है, वो ये कह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी का अश्योरेंस मिले। ऐसे में क्या करना होगा भारत सरकार को यूक्रेन के बच्चों को यहाँ पर लाने के दौरान? प्रीति, बहुत मुश्किल है कहना। अब आप देखिए 14,000 स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट को उसको सिक्योरिटी का एश्योरेंस देना कैसे सरकार कर सकती है या कैसे एम्बेसी कर सकती है? मैं तो यही कहूंगा कि इसके लिए प्रयत्न किया जा सकता है। जैसे अभी ये लड़का बच्चा बता रहा था कि वो 600 किलोमीटर दूर है, कैसे आएगा पैदल, तो उसमें एम्बेसी जो है बसों का इंतजाम करे, गाड़ियों का इंतजाम करे, और कुछ मोबिलिटी का इंतजाम करे उनको किसी तरीके से लाने के लिए। 600 किलोमीटर कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। उन देशों की आप सड़कें देखें तो ऐसी है कि 600 किलोमीटर जो है वो 8 घंटे में 6 घंटे में पार कर लेंगे। तो इतने रफ्तार से वहां पे गाड़ियां चलती हैं, तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसमें यही है कि वहां की एम्बेसी कितनी उसमें क्षमता है, कितने उनके पास में रिसोर्सेज हैं। एम्बेसी वाले खुद झटका खाए हुए होंगे, एम्बेसी वाले खुद बॉम्बिंग के चक्कर में अपनी मुंडी दबाए बैठे होंगे। तो ये बड़ा मुश्किल का काम है। इसमें यही है कि जो निकल आए वो सुहागा, और जो फंस गया वो बस हम तो बस यही जैनी जी चाहेंगे कि सभी के सभी जो स्टूडेंट है वो सुरक्षित यहाँ पर आ जाए, और हम सभी इस कोशिश में है, प्रार्थना भी है और कवायद भी यहाँ से भारत सरकार के जरिए की जा रही है कि पहला बैच, वो जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत सुकून पहुंचाने वाली भी है। लेकिन तेज शिकू जी, मेरा आपसे फिर से वही सवाल
कि आखिर यूक्रेन को लेकर अमेरिका का जो जश्न 2 दिन पहले था वो अब क्यों नहीं नजर आया? और साथ ही साथ दूसरी बात ये कि यूक्रेन जब नाटो का सदस्य बना ही नहीं था तो किस बात का डर था जो रूस ने इस तरह से आक्रमण कर दिया? नहीं, ये तो ज़ेलेंस्की को सवाल इसका जवाब देना चाहिए कि वो क्यों, जब वो मेंबर ही नहीं थे तो उन्होंने कैसे अमेरिकन और नाटो एश्योरेंस पर भरोसा किया और कंटिन्यूअसली रशिया को प्रोवोक किया। तो ये तो मेरे ख्याल से उस ज़ेलेंस्की को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने इतना ज्यादा प्रोवोक किया कि रशिया को ये कार्रवाई करनी पड़। रशिया कहीं वेट ही नहीं कर सकता था कि उनके नाटो का सदस्य बनने के लिए, ताकि बाद में पूरा नाटो के फोर्सेस उसमें आकर मैं आपको रोक रही हूं सर, इस बीच एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर एक मिसाइल आकर सीधे इस वीरान सड़क पर आकर गिरती है और ये तस्वीरें यूक्रेन में अब हर एक नई तस्वीर एक नई स्थिति को बयां करती हुई यूक्रेन में नजर आ रही है। और देखिए ये एक मिसाइल अचानक से सुनसान सड़क पर आके गिरती है और ये देखिए ये इस बीच तस्वीरें देखिए, ये बेहद डराने वाली उन लोगों के लिए जो यूक्रेन में इस वक्त है और एक सुरक्षित पैसेज चाहते हैं कि किसी तरह से वो अपने मुल्क आए। खास तौर पर वो लोग जो पढ़ाई के लिए, वो बच्चे वहां पहुंचे हुए थे और वो अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहां से वो निकल आए। और इस बीच जो रशियन टैंक्स है वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर अब तो आसमान में अमूमन यूक्रेन के हर वक्त में नजर आ रहे हैं। घरों की छतों में जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। खिड़की से ही झांककर इन हेलीकॉप्टर्स को देख लेने से ही दहशत का माहौल वहां पर बन जा रहा है। कर्नल तेज टिक्कू, ये स्थितियां अगर यूक्रेन में ज्यादा दिन रहती है तो वहां हर आम और खास के बीच ये दहशत हमेशा के लिए बस जाएगी। ऐसी स्थिति ना हो तो जो बाकी मुल्क है उन्हें किस तरह की कवायद करनी चाहिए थी जो नहीं हुई? ऐसी स्थितियों को होने से कैसे रोका जा सकता था? अभी ये कहना तो मुझे लगता है इसका कोई रियली अर्थ नहीं है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि वहां पर जंग रुकनी चाहिए और जंग तभी रुक सकती है अगर यूक्रेन सरेंडर करे। अगर उन्होंने अपने देश को आगे क्षति से बचाना है उनको सरेंडर करना चाहिए और बाद में बातचीत करनी चाहिए रशिया के साथ। और नेटो जो भी कर सकता है कभी उसका तो बहुत परिणाम भी बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी नेटो का ट्रूप्स या जहाज यूक्रेन के ऊपर रशिया के साथ भिड़ने लगता है तो बहुत बड़ा जंग छिड़ जाएगा। बिल्कुल, वो जंग और ये कोई भी नहीं चाहेगा, ये कोई भी नहीं चाहेगा और नेटो भी इस बात को करने से 100 बार क्या 200 दफे सोचेगा। इस बीच नौशाद हाशमी यूक्रेन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नौशाद, आप पहले तो ये बताइए कि आप कहां पर हैं और आपको क्या सेफ पैसेज के लिए कुछ बात मिली है, जानकारी मिली है जो आप इस वक्त बताना चाहते हैं? जी, मेरा नाम नौशाद हाशमी है और मैं इवानो फ्रैंकिस में रहता हूँ, जो कि पहले मैं अभी फ्लैट में रहता था बट मुझे सेफ महसूस नहीं हुआ तो फिर मैं हॉस्टल में आ गया, क्योंकि हॉस्टल में हम मेजॉरिटी में इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो हमें बेहतर लगा कि हमें रेस्क्यू करने में रेस्क्यू टीम को भी हम ये प्लान कर रहे हैं कि कल सुबह को एक बसेस की ऐसी डेट्स आ रही हैं। वैसे हम अभी उसके लिए भी श्योर नहीं है, क्योंकि एक न्यूज ये आई थी कि हमें आज रेस्क्यू किया जाएगा बट वो फिर उन्होंने चेंज कर दिया। वो कह रहे कि कल सुबह को हमारा रेस्क्यू टाइम है करीब 9 बजे के आसपास। तो अब हम बस उसका वेट कर रहे हैं कि वो कब हमारे को आए और हमें यहाँ से रेस्क्यू करके लेके जाए। आप मुझे बताइए कि आप किस हिस्से में है यूक्रेन के और आपके साथ कितने स्टूडेंट हैं जो इसी मुश्किलों के हालात में रहने को मजबूर हैं? जी, मैं अभी इवानो में हूँ, इवानो फ्रैंकिस, जो कि यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में आता है, जो कि एनी हाउ वॉर के लिए बहुत सेफ माना जाता है। लेकिन अभी सिचुएशन क्योंकि पूरे यूक्रेन में है तो हम लोग भी अभी बहुत खतरे में हैं। इवन मुझे नहीं पता कि कब कहाँ किस वक्त बॉम्ब गिर जाएगा, तो हम लोग सीरियसली बहुत पैनिक सिचुएशन में है और सब बहुत डरे हुए हैं। तो आप जैसे कितने स्टूडेंट हैं वहां पर? जैसे हम हॉस्टल में जो क्योंकि मैं फ्लैट में रहता था, फिर मैं आ गया हॉस्टल में क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं हम इंडिया के। तो मिनिमम आप देख लो ना 400 से 500 वो तो है ही, श्योर है अभी यहाँ पर। तो इंडिया के अलावा, भारत के अलावा और दूसरे कौन से मुल्कों के स्टूडेंट भी हैं वहाँ पर? मैम यहाँ पर आपको इजिप्ट के मिल जाएंगे, मोरक्कन है, फिर नाइजीरियंस हैं बहुत सारे हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि वेस्टर्न पार्ट इवानो में आप हैं यूक्रेन के,
लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि वहाँ पे हालात खराब नहीं है, लेकिन डर लग रहा है। तो आप ही की तरह जो दूसरे हालात खराब है, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, हालात खराब नहीं है, बहुत बुरी सिचुएशन है यहाँ पे। इवन कल सुबह सुबह यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है मिलिट्री बेस पे, और हमारे मतलब एक मार्केट है वेलमार्ट, उसके आसपास कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो वी डोंट फील सेफ हियर, जस्ट वी वांट टू गो। आप अगर बाहर के हिस्सों की तस्वीरें बताइए जरा, अगर दिखा पाए तो दिखाइएगा भी। ये बताइए कि पहले क्या स्थितियां रहती थी अमूमन आम दिनों में, सड़कों पर किस तरह के ट्रैफिक दौड़ते हुए लोग रहते थे, लेकिन आज सब कुछ वीरान है, ऐसी स्थिति है। जी अगर आप दिखा पाए तो जरूर, हाँ बिल्कुल बता दीजिए, बताइए जरा। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हो कि I'm sorry. जी क्या आप देख पा रहे हो? बिल्कुल बताइए जी। आप ये देख लो कि यहाँ कितना सन्नाटा है। पहले ये पूरी रोड भरी हुई रहती थी, पूरी तरफ हलचल होती थी, और आप थोड़ा सा इधर लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ बस स्टॉप हुआ करती थी, जो कि अभी पूरी खाली है। देखने को आप बस एक दो लोग दिखेंगे, या फिर गाड़ियां भी बस एक दो ही हैं, ज्यादा नहीं है। पब्लिक भी बहुत डरी हुई है, वो सब अपने अपने घरों पे हैं, या जो बाहर जा भी रहे हैं वो पैनिक सिचुएशन पे, या फिर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, खाने पीने का नहीं है, तो वो उस केस में जा रहे हैं बाहर। नौशाद, आप यहाँ पर हैं, आप परिवार से बात कर पा रहे हैं भारत में? उनको आप ये बता रहे हैं कि आप ठीक है, सुरक्षित है? जी मतलब यहाँ से तो मैं हौसला ही दे पा रहा हूँ कि हाँ आप लोग ज्यादा घबराए ना, लेकिन जो रियल एक्चुअल सिचुएशन है वो तो हम ही यहाँ फेस कर रहे हैं। तो अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं, जिस रूम में, जिसकी तस्वीरें आप अभी हमें दिखा रहे हैं, जहाँ से आप बात भी कर रहे हैं, वहाँ आपके आसपास कितने लोग हैं साथ में जो रह रहे हैं? जी बेशक, अभी हम लोग क्योंकि हॉस्टल में है तो बहुत सारे हॉस्टल जो मेरे ग्रुपमेट्स हैं सब लोग यहीं पर हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन जी बिल्कुल दिखाइए। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई, हमने तस्वीरें भी दिखाई कि एटीएम के बाहर लंबी लाइनें हैं, सुपर स्टोर जो है वहां पर भारी भीड़ है, जो सामान है वो सब खत्म हो गया है। क्या आपके आसपास भी यही हालात है? जी एग्जैक्टली वही हुआ जो कल का सिचुएशन था। कल ये हो रही थी कि हमारे पास कैश होते हुए हम उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सारे अकाउंट जो भी एटीएम मशीन थे उनसे सारे पैसे खत्म हो गए थे, और हम रश कर रहे थे यहाँ के मार्केट्स में कि हम एटलीस्ट खाने का एटलीस्ट स्टोर कर लें। वहां जब तक हम पहुंचे तब तक खाना भी सारा खत्म हो चुका था, क्योंकि सारे लोग पैनिक होकर के अपने घर में एटलीस्ट खाने पीने की चीजें स्टोर कर रहे थे ताकि उनको दिक्कतें ना आए। अभी आपको यहाँ से निकलने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? बस हमें दिक्कत ये आ रही है कि ये एक सटीक फैसला नहीं करे कि हमें कब निकलना है, कैसे निकलना है, और कुछ ना हमें ये श्योर है कि हमें किस तरफ से लेके जाया जाएगा। रोड मैप्स हमारे पास नहीं है। और जहां तक मैं डेट्स की बात कर रहा हूँ, आज हमें एक नोटिफिकेशन आई थी कि आज शाम तक हमें निकल जाना है। एजीपी जैन जी, ये पोस्टपोन्ड होकर आप नौशाद को सुन रहे हैं। नौशाद सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ मिले ना मिले लेकिन एक अश्योरेंस मिल जाए। जी एग्जैक्टली। हमारे पास में बहुत सारी न्यूज़ आते हैं, हम एक्सपीरियंस है पलायन का और इवैक्यूएशन का काफी एक्सपीरियंस है हमारा, कुवैत से, सीरिया से, और आपने देखा कि अफगानिस्तान से भी जो हम लोगों ने इवैक्यूएशन किया, तो हमारी जो मिनिस्ट्री इससे डील करती है उनके पास में काफी इसका अनुभव है। तो प्लान आई एम श्योर द मिनिस्ट्री बना रही होगी प्लान। और कल जब इनके जो एम्बेसडर थे यूक्रेन के, मिस्टर इगोर पॉलिका ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील करी है, उसमें बार बार उन्होंने बोला है मोदी जी हमें हेल्प करिए, मोदी जी हमें हेल्प करिए, मोदी जी आपका बहुत वहां पे असर है और बहुत आपका सम्मान है वहां पर, इसलिए आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। उसके बाद में फिर कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई है और बाद में फिर इवैक्यूएशन के ऊपर में बच्चों को वहां से निकालने के। तो आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीज्ड विद द प्रॉब्लम। जानकारी ये भी है कि कल दोपहर में फिर से सीसीएस की मीटिंग भी होनी है। उम्मीद है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वहां से लाने में मदद की जाएगी और बहुत तेजी से इस काम को करवाया जाएगा। दिलासा मैं इनको थोड़ा, आई नो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू बॉयज, लेकिन मैं इनको दिलासा दिलाना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश में जो हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आंख मूंद के नहीं बैठा है।
आप लोगों की फिक्र, आप लोगों की जो एहसास, आप लोगों का जो डर है वो हमारे बिल्कुल सराखों पर और दिल में है। और ये आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ एक तरफ ये स्थितियां बनी हुई है, आप तमाम स्टूडेंट से मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग भरोसा रखिए, भारत सरकार तमाम प्रयास कर रही है आपको जल्द से जल्द वहां से निकालने की। हो सकता है थोड़ी देर हो, लेकिन आप वहां से निकलकर सुरक्षित भारत लौटेंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।